आज हम आपको एक सुप्रीम लीडर की कहानी सुनाएंगे जिसके राज में सब चंगा दिखता है, प्रोपेगेंडा में। मुल्क में एक सड़क की मरम्मत भी हो तो उसके लिए सुप्रीम लीडर को शुक्रिया कहना पड़ता है, लेकिन वहां कुछ बिगड़ जाए तो माननीय अदृश्य हो जाते हैं। सुप्रीम लीडर की एक खासियत और भी है, उनकी शान और शौकत। भले ही जनता भूख से मर जाए लेकिन उनकी शान में खलल नहीं पड़ता। गांव में लोग एक अदद निवाले के लिए तरसते हैं और राजधानी में चकाचौंध बढ़ती जाती है। वहां बस एक सिद्धांत चलता है, ईदर यू फॉल इन लाइन और यू आर डेड। या तो आप सुप्रीम लीडर के साथ रहिए या गायब हो जाइए। ये कहानी उत्तर कोरिया और वहां के तानाशाही शासकों की है। उत्तर कोरिया इस समय भयावह आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अप्रैल 2021 में किम जोंग उन ने कहा था कि उत्तर कोरिया 3 दशक पुरानी स्थिति में पहुंच गया है। 90 के दशक में आए अकाल ने 10 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली थी। अप्रैल 2021 के बाद से स्थिति और बिगड़ी है। इसके बावजूद उत्तर कोरिया में भव्य सैन्य परेड का आयोजन चालू है। पड़ोसियों को दी जा रही धमकियों में रत्ती भर का अंतर नहीं आया है। नए हथियारों की नुमाइश बंद नहीं हुई है। सितंबर महीने में उत्तर कोरिया ने 4 अत्याधुनिक मिसाइलों का परीक्षण किया। और तो और किम जोंग उन की सत्ता पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। उत्तर कोरिया एक बंद मुल्क है। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क ना के बराबर है। उत्तर कोरिया के आम लोग देश के बाहर नहीं जा सकते। कुछ गिनती के देशों से उनका व्यापारिक संबंध है। आपके मन में अक्सर ये सवाल उठता होगा कि उत्तर कोरिया इतनी शान शौकत दिखाता कैसे है? सुप्रीम लीडर की अय्याशी की फंडिंग आखिर कहां से आती है? अभी तक ये सब अनुमानों के आईने में कैद था। शंका थी कि उत्तर कोरिया ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के जरिए पैसा कमाता है, लेकिन अब शंका के बादल छटने लगे हैं। आपको बताते हैं कैसे। दरअसल उत्तर कोरिया के एक बागी किम कुक सोंग ने कुछ राज खोल दिए हैं। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया के पास आखिर पैसा आता कहां से है। किम कुक सोंग ने 30 सालों तक उत्तर कोरिया की सीक्रेट सर्विस में काम किया। उन्होंने सुप्रीम लीडर के आदेश पर जासूसी से लेकर हत्या तक की। 2013 में उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, इसलिए वो सपरिवार भागकर दक्षिण कोरिया आ गए। तब से वो सियोल में रह रहे हैं। उत्तर कोरिया से निकलने के बाद कुक सोंग का ये पहला इंटरव्यू था। इसमें उन्होंने और क्या क्या बताया, उत्तर कोरिया में सत्ता कैसे चलती है, वहां की सीक्रेट सर्विस कैसे काम करती है और अवैध कमाई से आने वाला पैसा आखिर जाता कहां है। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। साल 1994 उत्तर कोरिया में भयानक अकाल पड़ा। 3 बरस पहले ही सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। उसने मदद भेजना बंद कर दिया था। उत्तर कोरिया के एक और सहयोगी देश चीन ने भी हाथ पीछे खींच लिया। रही सही कसर बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं ने पूरी कर दी। बुनियादी जरूरत की चीजें खत्म हो चुकी थीं। अनाज का उत्पादन ठप पड़ गया था। जो स्टॉक बचा हुआ था उसे राजधानी प्योंगयांग की तरफ भेज दिया गया। नतीजा ये हुआ कि अकाल में 4 सालों में कम से कम 10 लाख लोगों की जान चली गई। कई रिपोर्ट्स में आंकड़ा 35 से 40 लाख तक बताया जाता है। इस अकाल को नाम दिया गया द आर्डुअस मार्च। हिंदी में बोले तो दुसाध्य सफर। इससे उबरना यकीनन बेहद मुश्किल था। हालांकि अमेरिका और बाकी देशों की मदद के सहारे उत्तर कोरिया इस स्थिति से निकल गया। जिस समय देश की जनता एक अदद रोटी के लिए तरस रही थी, उस समय सुप्रीम लीडर की अय्याशी चरम पर थी। 1993 में उत्तर कोरिया की सत्ता किम जोंग इल के हाथ में आ गई। उन्होंने अपने पिता किम इल संग से 2 चीजें विरासत में पाई थी, कुर्सी और प्रोपेगेंडा। अकाल के दौरान किम जोंग इल ने यह प्रचार कराया कि वो आधा कटोरी चावल पर अपना गुजारा कर रहे हैं। लोगों को लगा अगर सुप्रीम लीडर आधा कटोरी चावल खाकर जी रहे हैं तो सच में हालात बुरे हैं, हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। एक तरफ जनता उनसे प्रेरणा ले रही थी, दूसरी तरफ कुछ और ही खेल चल रहा था। कहते हैं कि किम जोंग इल को बिना शराब के खाना गले से नीचे नहीं उतरता था। उनके शराब खाने में 10,000 से अधिक बोतलें रखी हुई थी। दुनिया की सबसे महंगी शराब की किस्में उनके स्टॉक में थी।
उनके लिए रोजाना अलग अलग देशों की डिश पकाई जाती थी। दुनिया भर से बेस्ट शेफ उनके लिए खाना बनाने के लिए बुलाए जाते थे। उनका आदेश ये था कि चावल के दाने एक रंग और एक आकार के हों, इसमें थोड़ी सी भी गुस्ताखी मंजूर नहीं थी। किम जोंग इल को एक बार एक अलग प्रकार का केक खाने का चस्का लगा। केक खाने के लिए उन्होंने अपने कुक को जापान भेज दिया। इस केक के एक कौर की कीमत लगभग 10,000 रुपए थी। प्योंगयांग में एक इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ किम के खान पान और ख्याल रखने के लिए बनाया गया था। उसमें उत्तर कोरिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम इस पर रिसर्च करती थी कि सुप्रीम लीडर क्या खाएं और क्या पिएं ताकि उनकी उम्र लंबी रहे। जब उत्तर कोरिया में लोग भूख से मर रहे थे, तब सुप्रीम लीडर की अय्याशी का पैसा कहां से आ रहा था? बीबीसी को दिए इंटरव्यू में किम कुक सोंग ने उसके पीछे की पूरी कहानी बताई है। कुक सोंग 90 के दशक में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। एक दिन उनके पास एक आदेश आया, चिट्ठी की शक्ल में। आदेश था कि सुप्रीम लीडर के लिए रिवॉल्यूशनरी फंड बढ़ाओ। इसके बाद कुक सोंग विदेश गए। वहां से वे 3 लोगों को अपने साथ लेकर आए। ये लोग क्रिस्टल मेथ नामक ड्रग बनाने में माहिर थे। फिर वर्कर्स पार्टी के एक दफ्तर में मेथ की फैक्ट्री डाली गई। ड्रग्स बनाकर बाहर के देशों में बेचा गया और फिर उससे मिले पैसे सुप्रीम लीडर के हवाले कर दिए गए। इनमें से कितना पैसा आम जनता के लिए था? 0। सारे पैसे किम जोंग इल के ऐशो आराम का सामान खरीदने में खर्च किए गए। किम कुक सोंग ने उत्तर कोरिया की कमाई का एक और अवैध रास्ता बताया। वो क्या है? जी हां, हथियारों की तस्करी। उत्तर कोरिया सस्ते दामों में घातक हथियार बनाने में सक्षम है। 80 के दशक से ही उसने ईरान, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के छोटे छोटे देशों में हथियारों की तस्करी करनी शुरू कर दी थी। 1991 की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने बीते 8 सालों में लगभग 30,000 करोड़ के हथियारों का निर्यात किया था। यह हथियार उन देशों को भी बेचे गए जहां पर सिविल वॉर चल रहा था या जहां तानाशाही सरकारें जनता पर अपनी मनमर्जी थोपने की साजिश रच रही थी। फरवरी 2018 में यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर कोरिया ने सीरिया, म्यांमार, लिबिया और सूडान में हथियारों की सप्लाई की। यूएन ने चेतावनी भी दी थी कि इससे कई इलाकों में गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। सीरिया, लिबिया और सूडान में सिविल वॉर का संकट है, जबकि म्यांमार में इसी साल सैन्य तख्ता पलट हुआ है। तब से म्यांमार की हुंटा सरकार आम जनता पर बेलगाम बल प्रयोग कर रही है। अब आपको बताते हैं कि किम कुक सोंग ने अपने इंटरव्यू में और क्या क्या जानकारी साझा की। उत्तर कोरिया में इंटरनेट की सुविधा कुछ ही लोगों तक सीमित है। इसके बावजूद सरकार ने 6,000 एक्सपर्ट हैकर्स की एक टीम बनाई हुई है। प्योंगयांग की एक यूनिवर्सिटी देश भर से सबसे होनहार स्टूडेंट्स को चुनती है, फिर उन्हें 6 सालों तक ट्रेनिंग दी जाती है। हैकर्स के ऑफिस का सीधा कॉन्टैक्ट सुप्रीम लीडर के दफ्तर से जुड़ा है। हैकर्स को सीधे वहीं से आदेश आते हैं। 2017 में ब्रिटेन की कुछ सरकारी संस्थाओं का सिस्टम हैक हुआ था। उससे पहले 2014 में सोनी पिक्चर्स को भी निशाना बनाया था। जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि इन साइबर अटैक्स के पीछे लजारस ग्रुप का हाथ था। ये ग्रुप उत्तर कोरिया का है। कुक सोंग ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के एक जासूस ने 90 के दशक में 6 सालों तक ब्लू हाउस में नौकरी की। उसके बाद वो वहां से सुरक्षित वापस लौट आया। इसके बारे में कभी किसी को जानकारी नहीं हुई। ब्लू हाउस साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है। कुक सोंग ने यह भी कहा कि इस समय भी साउथ कोरिया की सरकारी संस्थाओं में उत्तर कोरिया के कई एजेंट्स काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी देने से मना कर दिया। एक और घटना सुनिए। साल 2009 में किम जोंग इल बीमार पड़ गए। तब उनके बेटे किम जोंग उन को शासन चलाने के लिए तैयार किया जाने लगा। उसी साल एक खुफिया एजेंसी बनाई गई और नाम रखा गया रिकॉनेसेंस जनरल ब्यूरो। मई 2009 में एजेंसी के पास एक प्रोजेक्ट आया। ये प्रोजेक्ट वांग जेंग योप की हत्या से जुड़ा हुआ था। जेंग योप एक समय उत्तर कोरिया के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार थे। एक बार वे सुप्रीम लीडर की नीतियों से नाराज हो गए। जैसा कि जेंग योप दावा करते हैं, उन्होंने ड्रग्स की तस्करी और हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त की आलोचना की। नतीजन सरकार उनके खिलाफ हो गई। सजा के डर से जेंग योप भागकर साउथ कोरिया पहुंच गए। उत्तर कोरिया में आप तभी तक सांस ले सकते हैं जब तक कि आप सुप्रीम लीडर की हाँ में हाँ मिलाते रहें। जिस दिन ये लय बिगड़ गई, उस दिन यात्री अपनी सुरक्षा का जिम्मेदार स्वयं हो जाता है।
1997 में भागने के बाद भी उत्तर कोरिया ने जेंगयोब का पीछा नहीं छोड़ा। मई 2009 में किम जोंग उन ने अपने पिता को सरप्राइज देने के लिए जेंगयोब की हत्या करने का फरमान जारी किया। साउथ कोरिया बागियों को हर संभव मदद देता है, वो उन्हें नई शुरुआत का मौका देता है। इसी का फायदा उठाकर उत्तर कोरिया के 2 एजेंट बागी बनकर दक्षिण कोरिया में घुस गए। हालांकि जब तक वे अपने प्लान को अंजाम दे पाते, दोनों पकड़े गए। दोनों के ऊपर मुकदमा चला और उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। आपने किम कुक सोंग के बारे में सुना, अब उनका संक्षिप्त परिचय भी जान लीजिए। कुक सोंग ने उत्तर कोरिया में अपनी जिंदगी के बारे में कई दावे किए। उन्होंने बताया कि उन्हें किम जोंग उनकी चाची ने एक महंगी कार दी थी। वो सुप्रीम लीडर के लिए पैसे जुटाने के लिए विदेश यात्रा पर जाते रहते थे। उनकी जिंदगी मजे में कट रही थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। किम जोंग इल की तबीयत खराब रहने लगी। उस समय हर तरफ ये चर्चा चल रही थी कि सत्ता उनके भाई जेंग सोंग तायक के पास आएगी। उन्हें कुर्सी का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किम जोंग उन ने उससे पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर ली। किम जोंग उन ने सत्तासीन होते ही उन लोगों की लिस्ट बनाई जिससे उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। दिसंबर 2013 में किम जोंग उन ने अपने चाचा जेंग सोंग तायक को मरवा दिया। उस समय किम कुक सोंग विदेश में थे। उन्हें इस हत्या की जानकारी अखबार से मिली। वो किम जोंग उनके चाचा के करीबी थे। उसी समय उन्हें लग गया था कि देर सवेर उनकी भी बारी आ सकती है। तभी उन्होंने परिवार के साथ उत्तर कोरिया छोड़ने का फैसला कर लिया। 2014 में वो दक्षिण कोरिया आ गए। किम कुक सोंग ने 30 सालों तक उत्तर कोरिया की खुफिया एजेंसियों में अहम पदों पर काम किया। उन्होंने सुप्रीम लीडर के दिए हर आदेश को वफादारी से निभाया। लेकिन उत्तर कोरिया में आपका पद या आपकी वफादारी किसी काम नहीं आती। वहां सुप्रीम लीडर की नियत ही सब कुछ तय करती है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना महामारी से जुड़ी है। ब्रिटिश संसद की कमेटी ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार के कामकाज पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन लगाने में देरी के चलते हजारों लोगों की मृत्यु हुई। कमेटी ने लिखा कि ये इस देश के इतिहास में पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार टेस्ट एंड ट्रेस सिस्टम को भी ठीक से विकसित नहीं कर पाई। 151 पन्नों की इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान 50 से अधिक सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के बयान दर्ज किए गए। ब्रिटेन ने पिछले साल 23 मार्च को कोरोना लॉकडाउन लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर एक हफ्ते पहले भी लॉकडाउन लगा दिया जाता तो आधे से अधिक लोग बचाए जा सकते थे। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 1,38,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब चलते हैं ब्राजील, जहां राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो बोर हो गए हैं। एक कार्यक्रम में पत्रकारों ने उनसे कोरोना को लेकर सवाल पूछा। इस पर बोल्सोनारो भड़क गए। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, किस देश में लोग नहीं मरे हैं? देखो, मैं यहां बोर होने नहीं आया हूं। बोल्सोनारो उस ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 लाख के पार पहुंच चुकी है। एक बात और, जायर बोल्सोनारो ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन भी नहीं लगवाई है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी एशियाई देशों में आई बाढ़ से जुड़ी है। चीन के शांक्सी में आई बाढ़ ने 15 से अधिक लोगों की जान ले ली है। शांक्सी चीन में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला प्रांत है। बाढ़ के चलते खदानों को बंद करना पड़ा है। इस वजह से कोयले के दाम अचानक से बढ़ गए हैं। चीन पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। ऐसे में शांक्सी की बाढ़ ने उसके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। चीन के अलावा फिलीपींस में भी बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। कोम्पासू तूफान की वजह से उत्तरी और दक्षिणी फिलीपींस में बाढ़ और भूस्खलन की खबर है। इन घटनाओं में अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 6000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो आज की दुनियादारी में बस इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।